नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में हम बात करेंगे चीन की, उस चीन की जो कतई मानने को तैयार नहीं है। एक बार फिर हिमाकत की चीन ने एक 15-16 जून की दरमियानी रात को की थी। हमारे 20 जवान शहीद हुए थे, दांत खट्टे किए थे, हमने चीन को वापस भेज दिया था, लेकिन चीन मानने को तैयार नहीं है। 29 और 30 अगस्त की रात को फिर से अपनी नापाक हरकतों पर आमादा हो गया चीन। और इस बार इलाका कौन सा चुना? 15-16 जून को गलवान घाटी थी, 29-30 अगस्त को पैंगोंग त्सो का दक्षिणी इलाका। और यह ऐसा इलाका है जो कभी विवाद में नहीं रहा। यहां पर एक ब्लैक टॉप इलाका है, यह ऊंची पहाड़ियों वाला इलाका है, और यहां से भारत चीन की गतिविधियों पर नजर रख सकता है। वहां पर घुसपैठ करने की कोशिश की और कैमरे, सर्वेलेंस उपकरण वगैरह लगाने की कोशिश की। भारत ने उनके मंसूबों को वहां से उखाड़ फेंका। हमारे जांबाज जो सिपाही हैं, जो जवान हैं, उन्होंने चीन को वहां से खदेड़ दिया। लेकिन सवाल यह उठता है, आज तो खदेड़ दिया, यह दक्षिणी पैंगोंग त्सो के इलाके की बात है, लेकिन 2 दिन पहले भी मैंने कार्यक्रम किया था। चीन लगातार सेना की तादाद सीमा पर बढ़ाता जा रहा है। देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बाकायदा एक इंटरव्यू में कहा कि हां, वो अपनी सेना की मौजूदगी लगातार बढ़ा रहे हैं और यह समझ से परे है चीन ऐसा क्यों कर रहा है। और सिर्फ पूर्वी लद्दाख की बात नहीं है, उत्तराखंड में ऐसा हो रहा है। नाकुला, डोकलाम जो सिक्किम के इलाके हैं, यहां पर सरफेस टू सरफेस और सरफेस टू एयर मिसाइल्स भी लगा दी हैं चीन ने। तो बातचीत भी चल रही है सैन्य लेवल पर, कूटनीतिक लेवल पर। कल देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की एक बैठक है रूस में, वहां जा रहे हैं, तो चीन से वहां भी बात होगी। सैन्य स्तर पर भी बातचीत हो रही है, लेकिन चीन है कि मानने को तैयार नहीं है। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, चीन परमानेंट है या टेम्पररी दोस्त? और चीन का पक्का इलाज फौज करेगी या राजनीति? चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता नरेंद्र तनेजा, कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा और 3 प्राउड फौजीज मेरे साथ हैं। मेरे साथ मेजर जनरल अश्विनी सिवाच, रिटायर्ड चीफ ऑफ स्टाफ रह चुके हैं लद्दाख के इसी इलाके में। मेरे साथ मेजर जनरल बिशंबर दयाल, रिटायर्ड हैं, और कर्नल दानवीर सिंह, रिटायर्ड, भी इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। और यहां पर जनरल सिवाच, मैं आपसे शुरू करने वाला हूं। यह दक्षिणी पैंगोंग का जो इलाका है, और वहां पर आपने बहुत दौरे किए हैं, 2011-12 में पूरी कमान आपके हाथ में थी। इस इलाके में तो कोई ऐसी सैन्य कार्रवाई या कोई झड़प की बात नहीं होती थी। यह नया थिएटर खोलने की कोशिश की, जिसका मुंह तोड़ जवाब दिया हमारे फौजियों ने, हमारे सैनिकों ने। या जनरल दयाल, अगर आप इस बात का जवाब दें। देखिए संदीप, ये एक उसकी सोची समझी चाल है, और पहले जो नॉर्थ पैंगोंग त्सो के नॉर्थ में कार्रवाई थी, वो भी एक सोची समझी कार्रवाई थी। देखिए, जो अगर आप, मैं देशवासियों को इसमें भटकाना नहीं चाहता कि उसने इमीडिएटली नॉर्थ पैंगोंग त्सो में फिंगर्स पे क्या किया, उसके बाद उसने गोगरा में क्या किया, गालवान में क्या किया, डेप्सोंग में क्या किया, काराकोरम से लेके और डेप्सोंग तक और पैंगोंग त्सो तक उसकी एक साजिश थी। वो उसने किसी किसी जगह पे उसने अपने तैनाती बढ़ा दी और उसने ऑक्यूपाई कर लिया, फिंगर 5 फिंगर, उस पे सब पे उसने अपनी फोर्सेस डिप्लॉय कर दी। आपको वो बिल्कुल उसके आगे जाने नहीं दे रहा। अब उसकी साउथ ऑफ, ये एक एक्सपेक्टेड था कि अब वो साउथ सदर्न साइड में आएगा, तो ये सदर्न ऑफ पैंगोंग त्सो आया है, तो वह तो अपनी सोची समझी चाल के तहत, और वो पूरे इस पे इंडिया को एंगेज रखेगा। मुद्दा यह है कि भारत को डिसाइफर करना पड़ेगा कि वो करना क्या चाहता है। देखिए, पोस्ट कोविड में वो आपको बिल्कुल मार्जिनलाइज करना चाहता है, क्योंकि वो कोविड से पहले निकल गया, उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटी पहले स्टार्ट होगी, वो आपको मार्जिनलाइज करना चाहता है।
मैं आज भी 2-3 बार कह चुका हूं, जब तक, और आपने कहा इसका इलाज क्या है, इसका इलाज ना अकेली सेना कर सकती, ना अकेली पॉलिटिकल कर सकती। नहीं, इलाज पर मैं आता हूं। पहले दर्शकों को, एक मिनट जनरल दयाल, जनरल सिवाच, दर्शकों को यह समझाने की जरूरत है, अभी तो पैंगोंग सो के उत्तरी इलाके, जो ये फिंगर 2 से फिंगर 8 के बीच में हम दर्शकों को लगातार बता रहे थे, वहां पर दखल अंदाजी कर रहा है, फिंगर 4 तक आ गया था चीन। लेकिन अब ये दक्षिणी पैंगोंग सो में ये ब्लैक टॉप, ये तो ऊंचाई की लड़ाई है क्या? क्योंकि यहां से हम उनकी गतिविधियों पर नजर रख सकते थे, तो वहां पर हम नजरें गड़ा दी। चीन ने जवाब दिया है, हमने उनको खदेड़ दिया, लेकिन उनके मंसूबे क्या बताते? जनरल सिवाच, आपके कनेक्शन में दिक्कत आ रही है। कर्नल दानवीर, आप जवाब दें। कर्नल दानवीर, आपको आवाज आ रही है? हाँ विकास भाई। जनरल दयाल, आप ही इस बात का जवाब दें, लगता है कनेक्शन में दिक्कत आ रही है। बिल्कुल, देखिए ये पूरा इलाका डोमिनेट करता है, और पहाड़ों में जो डोमिनेट करती है, जो डोमिनेटिंग हाइट्स हैं, जो वैली को डोमिनेट करती हैं, जो अपना रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रैक्स को डोमिनेट करती हैं, जो पासेस को डोमिनेट करती हैं, उन हाइट्स की टैक्टिकल वैल्यू, स्ट्रेटेजिक वैल्यू बहुत होती है। तो नॉर्थ में उसके पास उसने जो करना था कर लिया, वो साउथ में स्लोली आया है ताकि वो डोमिनेट कर सकता। ये है कि इसमें 2-3 चीजें हैं। देखिए, पहली बात तो नॉर्दर्न कमांड को और 14 कोर इन बहादुर सिपाहियों को पहले तो सब आपकी तरफ से शाबाशी देना कि ये सतर्क थे। हमारी इंट एजेंसीज, हमारी सर्वेलेंस एजेंसीज, हमारे जो ट्रूप्स थे, वेल रियर्स थे, ये पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी एक मतलब अलर्ट है। भारतीय सेना पूरी तरह से अलर्ट है इस किस्म की जो प्रिएम्प्टिव कार्रवाई की है। लेकिन जहां तक मेरा मानना है कि प्रोएक्टिव कार्रवाई कीजिए, ये प्रिएम्प्टिव कार्रवाई है ताकि वो ऐसी बहुत इलाके वहां पे जो वो डोमिनेट कर सकता है। जैसे 1986 का मैं बार बार एग्जांपल देता हूं, सुमद्रोंग में उसने क्या किया, वो वैली में आ गया। हमने क्या किया, लांगरू जो पास है उस पे जाके हम बैठ गए, तो वो मजबूर हो गया, बाध्य हो गया। भारतीय सेना को इस किस्म की कार्रवाई, ये एक हमें विंडो दी है उसने, जैसे उसने हमें पहले विंडो दी थी। मैं कह रहा था उस नाथ के बाद हमें कार्रवाई जारी रखनी चाहिए थी। स्वीपिंग अपॉर्चुनिटी बहुत काबिल चीज है लड़ाई के अंदर। जब आपको वो एक अपॉर्चुनिटी देता है, ये वैसी एक अपॉर्चुनिटी उसने आपको दी है, फिर से दी है उसने छेड़ा है आपको। तो अब आप इसको इनिशिएटिव को रीगेन कीजिए और वापस इनिशिएटिव उसके पास मत जाने दीजिए। अब आप पूरे के पूरा देश एक होके इसको ठंडा मत पड़ने दीजिए, ताकि चाइना को एहसास होने लगे, महसूस होने लगे कि उसको दर्द कहां हो रहा है। बिल्कुल जनरल सिवाच, और यहां पर देखिए उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाला खेल भी हो रहा है। चीन का विदेश मंत्रालय क्या कह रहा है कि देखिए, भारत ने एलएसी पार की है। पहले तो वो एलएसी खुद मान रहा है, अलग अलग परसेप्शंस हैं, अब आरोप लगा देता है भारत ने एलएसी पार की, हम उनके इलाके में घुस गए। अरे लड़ाई हो रही थी उत्तरी पैंगोंग सो में, ये दक्षिण में क्यों आने लगे? उनको दर्द होने लगा, ऊंचाई चाहिए उनको, जो गलवान घाटी में चाहिए थी। अब बिल्कुल संदीप, सबसे पहले बात तो ये मैं कहूंगा कि 15-16 जून के बाद अगर कोई ऐसी कार्रवाई भारत ने की है जो प्रोएक्टिव है, प्रीएम्प्टिव है, वो ये है 29-30 अगस्त को। और इस कार्रवाई से भारत के हर एक इंसान का जो है एक प्रकार सीना फूलना चाहिए। बहुत अच्छी कार्रवाई की, और ये की है स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, जो कि टिबेटन रिफ्यूजी हैं और जिसको विकास बटालियन बताते हैं। जो इस प्रकार से हमारे पास इंफॉर्मेशन थी सर्वेलेंस से और आपके इंटर एजेंसी से कि ये जो ब्लैक टॉप है और जो हेलमेट टॉप है, इसको चीन अपनाना चाहता था, क्योंकि इसकी एक स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है। अगर इन दोनों हाइटों को पकड़ लेता है तो जो साउथ के अंदर पैंगोंग सो के साउथ में जो चशुल वैली है, एडवांस लैंडिंग ग्राउंड है, चशुल गैरिटन है, उसको डोमिनेट कर सकता है। जो रोड आ रही है लेह से डेमचोक जाती है आपके लुकुंग होते हुए, उसको डोमिनेट करता है। जो रोड जा रही है दरबुक, उसको डोमिनेट करता है। पूरे के पूरे जो ये लेक है उसको डोमिनेट करता है, और जहां पर हमारी नेवी ने बोट लगाई उसको डोमिनेट करता है। तो ये जो भारत ने कार्रवाई की 29-30 अगस्त को,
ये सराहनीय है, काबिले तारीफ है। इसके कारण जो है चीन बुखला गया, इसमें कोई डाउट नहीं, कार्रवाई बिल्कुल काबिले तारीफ है, डटकर मुकाबला ही नहीं, दांत खट्टे किए चीन के। लेकिन देखिए, इसमें हम सेलिब्रेट करने लगे, क्या वो जल्दबाजी हो जाएगी? जनरल सिवाच, मुझे फौज के साहस पर, बहादुरी पर कतई कोई शक व शुबा नहीं है। वो पूरी तरह से सक्षम है चीन को माकूल जवाब देने के लिए। लेकिन ब्लैक टॉप पर हमने जवाब दे दिया। हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए इसमें कि चाहे वो डेप्सांग हो या पैंगोंग त्सो का उत्तरी इलाका हो, फिंगर टॉप्स की बात हो, या गोगरा वैली है, वहां से चीन नहीं हटा है अभी, बल्कि उसने मिसाइलें डोकलाम नाकुला, हमने सिक्किम पर चर्चा की थी परसों, वहां मिसाइलें भी तैनात कर दी हैं। हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए। बिल्कुल संदीप, देखो आपने बहुत अच्छी बात बोली। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम इसके ऊपर बहुत ज्यादा सेलिब्रेट करें, नहीं, ये बात नहीं है। हमने ये दिखाया है कि अगर आपने क्विड प्रो करना है, अगर कल आपको कुछ लेना या कुछ देना है, तो आपको कुछ ना कुछ जमीन लेनी पड़ेगी जो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है। जब तक वो नहीं करेंगे, क्योंकि आपके नॉर्थ ऑफ पेंगोंग में फिंगर 4 से लेके फिंगर 8 में चीन आ गया, जाने को तैयार नहीं है। या तो लड़ाई करो या आप क्विड प्रो करो, आप कुछ ले लो उसका हिस्सा और आप उसके साथ आप एक प्रकार से निगोशिएट करो। मैं एक बार फिर कह रहा हूं संदीप, इसका सारा का सारा दामोदर डेप्सांग है और ये डेप्सांग से आपको दाएं बाएं हिला रहा है। पेंगोंग त्सो में इसका इतना बड़ा महत्व नहीं है। डेप्सांग के अंदर उसने स्ट्रेटेजिक जो डेप्थ दी है अपने G219, जो कि लासा से सिंगजांग जानता है, और कहीं ना कहीं उसको डर है कि अक्साई चीन में भारत कुछ ना करे, तो उसको इसलिए वो जो 7 से 8 किलोमीटर आया है, ये वहां पीछे नहीं जाएगा। उसके लिए भी हमें डेप्सांग आप कह रहे हैं कड़ी है, क्योंकि डेप्सांग में ही दौलत बेग ओल्डी जो हमारा हवाई पट्टी है वो है, और जो दारबुक शोक दौलत बेग ओल्डी रोड जो बनाई, वहां से दरअसल पेट में दर्द शुरू हुआ है चीन के। तो आप कह रहे हैं ये कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाने वाला खेल ना हो। हाँ बिल्कुल ठीक है, मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूं संदीप। वो एक इलाका जो है DSBO और जो दौलत बेग ओल्डी और सब सेक्टर नॉर्थ है, वो है इसका असली मुद्दा, क्योंकि वहां पर जो है भारत का जमावड़ा बढ़ गया है। और ये काराकोरम 5 से 8 किलोमीटर साउथ में है, और उससे बाईं तरफ आप अगर वेस्ट में जाएं तो गिलगित बाल्टिस्तान है, ईस्ट में जाएं तो अक्साई चीन है, और वहीं से आप चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को डोमिनेट कर सकते हो। जो ये 7 से 8 किलोमीटर अंदर आया है और पेट्रोलिंग नहीं करने जा रहा, वो एक प्रकार ये दौलत बेग ओल्डी से जो रोड आ रही है, दरबुक शोक दौलत बेग ओल्डी, उसको डोमिनेट करना चाहता है। कहीं ना कहीं वो स्ट्रेटेजिक डेप्थ देना चाहता है, जो रोड जा रही है G219 लासा से लेके सिंगजांग और अक्साई चीन को। तो ये एक चीन का बहुत बड़ा डर है, और ये मुझे लगता है आपको बातों में उलझाएगा, कहीं ना कहीं पेंगोंग त्सो की तरफ ले जाएगा, मगर वो डेप्सांग से पीछे जाने के लिए बहुत मुश्किल करेगा। हमें बहुत ज्यादा। नरेंद्र तनेजा, एक मिनट, नरेंद्र तनेजा स्क्रीन पर। नरेंद्र तनेजा, आप सामरिक मुद्दों को और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर किस तरह के खेल होते हैं भली भांति समझते हैं। हमने दांत खट्टे किए चीन के, और हमारे सैनिकों की बहादुरी को हम सलाम करते हैं। लेकिन क्या आपको लगता है चीन मानने वाला है? चीन ने कई फ्रंट्स खोल रखे हैं क्या? अभी हमें यह नहीं मालूम दरअसल उसकी मंशा क्या है। क्या यह कहना ठीक होगा? नहीं संदीप जी, मनसा तो जाहिर है, थोड़ी आवाज इको हो रही है जी, इसको जरा ठीक कराइएगा। देखिए संदीप जी, मनसा तो बड़ी साफ नजर आ रही है, और आज नहीं पिछले 60 साल से नजर आ रही है। उनकी मनसा यही है कि वो नहीं चाहते कि भारत उभरे, भारत एशिया की महाशक्ति बन जाए चीन की तरीके से। वो नहीं चाहते, रोकना चाहते हैं हमको। और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC को जैसे हम देखते हैं, वो परसेप्शन करके उसको रीडिफाइन करना चाहते हैं। आज भी रक्षा मंत्रालय में बैठे कोई रक्षा मंत्री ने खुद ली, और उस पर ये सारा बिल्कुल मैसेज, बिल्कुल चाइना को संदेश दिया गया है कि आप बना ले, अपने इरादे बना सकते हैं, बनाइए। तो क्या हमें यह भी क्लैरिफाई कर देना चाहिए, और ये मेरा पहला सवाल था डिबेट का, नरेंद्र तनेजा, चाइना हमारा परमानेंट दुश्मन है या टेम्परेरी फ्रेंड है? हमें यह क्लियर कर देना। चाइना को लेकर हम बहुत बार हिंदी चीनी भाई भाई करते हैं, कभी झूला झुलाते हैं, कोई परमानेंट एनिमी नंबर 1 बताते हैं जॉर्ज फर्नांडिस, फिर उनका ही बयान वापस भी लिया जाता है। चीन को लेकर हमारा रुख और रवैया साफ नहीं है। क्या यह हमारी एक बतौर राष्ट्र एक कमजोरी रही है चीन के मुतालिक?
नहीं, देखिए ऐसा है कि संदीप जी, आप कोई राजनीति, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में कोई स्थायी दोस्त नहीं होता, कोई स्थायी दुश्मन नहीं होता। राष्ट्रीय हित जो होते हैं सर्वोपरि होते हैं। अब हमारा सीधी सी बात है, हम जो चाइना को जा करके जो नजरिया हमने देखा है, चाइना का नजरिया यही है, वो ये तो पता है कि एशिया के अंदर जो उनके इरादे हैं, वो एशिया के हेजिमोन बनना चाहते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में दादा बोलते हैं। हाँ। और उनको पता है कोई ताकत उसको रोक सकती है तो वो हिंदुस्तान है, उनको पता है। तो उनका हिंदुस्तान को चेक करो। तो इसलिए उन्होंने ये देखा कि कोरोना वायरस का पीरियड चल रहा है, आर्थिक दिक्कतें आ रही है तमाम देशों को। आप जापान के जो रक्षा मंत्री हैं उनका ट्विटर हैंडल देखिए, मैं रोजाना दिन में 10 दफे देखता हूं। रोजाना वो तस्वीर देते हैं कि जापान के ऊपर चीनी जहाज आए और उन्होंने यहां हमला करने की कोशिश करी। हांगकांग में यही सीन है, वियतनाम के साथ उनका यही है, साउथ चाइना सी में यही है। उनका कौन सा ऐसा देश है, 15 देश है उनके आसपास के, सबसे उनके साथ ये लगातार चल रहा है, सब देशों से चल रहा है। तो इसलिए उनको लगता है कि ऐसी, जबकि पूरी दुनिया के अंदर इसका हाहाकार मचा हुआ है, उनको लगता है कि उनके लिए मौका है वो अपना जो एक्सपेंशन करें। लेकिन जहां तक भारत का प्रश्न है, देखिए सरकार ने बिल्कुल स्पष्ट है, हमारी आर्म फोर्सेज जो है, अच्छी बात है यहाँ चर्चा होती है, लेकिन हमारी आर्म फोर्सेज जो कदम उठाती है, हमारे सैटेलाइट, हमारे अपने सैटेलाइट, हमारी इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन, हमारी आर्म फोर्सेस, सब चीजें जो टेबल पे होती हैं उसको देख करके फैसला लेती है। डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट, फॉरेन पॉलिसी एस्टेब्लिशमेंट, इंटेलिजेंस एस्टेब्लिशमेंट सब कोऑर्डिनेटली काम कर रहे हैं। वो तमाम इंफॉर्मेशन पब्लिक में नहीं आती। दरअसल जितने भी हम पैनल बैठे, किसी को नहीं पता कि हकीकत क्या है। सिर्फ हमारी आर्म फोर्सेज, हमारी सरकार, एस्टेब्लिशमेंट आज की इंफॉर्मेशन की बात कर वो है। उसके हिसाब से आप देख रहे हैं कि जो वो करने का प्रयास करते हैं, हमको पता लगता है और उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है। ऑफेंसिव कहां होने की जरूरत है, इसके बारे में आपने सुना था भी, जनरल रावत साहब को उन्होंने स्पष्ट कर दिया था, आवश्यकता हुई तो वो भी करा जाएगा और करा भी जाता है। लेकिन ये तमाम चीजें जिसकी नहीं, मेरा सवाल ये था, चीन को हम सीधा जो होता है ना, नाम लेकर नहीं बोलते। पाकिस्तान करता है तो हम पाकिस्तान का नाम लेते हैं, पर चीन के बारे में हम खामोश हो जाते हैं। 29-30 अगस्त की रात की यह घटना है और हमने दांत खट्टे किए हैं। और 30 तारीख को दिन में प्रधानमंत्री ने मन की बात की, पर मन की बात में इस झड़प का कोई जिक्र नहीं था। मैं सवाल ये कह रहा हूं, चीन को हम हेड ऑन क्यों नहीं लेते? मैं इसका आपको जवाब देता हूं। आप संदीप जी, आप जापान के रक्षा मंत्रालय के ट्विटर हैंडल को देखिए, वियतनाम को देख लीजिए, साउथ चाइना सी को देखिए, आप चाइना के खुद जो उनके राष्ट्रपति उनके वक्तव्य देखिए, वो भी भारत का नाम नहीं लेते हैं। वो भी ऐसे ही करते हैं। कूटनीति की अपनी कुछ मर्यादाएं होती हैं, ये हमारे डिप्लोमेट्स पे छोड़ देना चाहिए। बात यह है कि जो मैसेज दिया जाता है वो जाता है या नहीं जाता, और किसके लिए होता है वो पूरी दुनिया जानती है, चीन भी जानता है, भारत क्या चप्पा जानता है सब लोग। तो उसमें ना जाने की हमको जरूरत है। हमको यह वो कूटनीतिक लोग तय करते हैं, हमारे डिप्लोमेट तय करते हैं क्या भाषा का प्रयोग होना चाहिए, उसको छोड़िए। हमारी फौज जो है, आपने देखा, तस्वीरें भी देख ली हैं, कब्रें वहां पे इनकी खुदी है, वो भी आपने तस्वीरें देख ली हैं। हमारे फौज जो है बिल्कुल जो चीन की ताकत है, हम उनसे कम नहीं है। वी आर सेकंड। नहीं, मैं ये कह ही नहीं रहा, पर हम चीन का नाम नहीं लेते हैं, पाकिस्तान का नाम लेते हैं। मैं ये सवाल पूछ रहा था। नहीं, देखिए उसमें संदीप जी सीधी सी बात यह है कि चाइनीज जो आम भाषा में बोलिए तो चाइना के इरादे नेक नहीं है। इसको लेकर के पूरा देश सतर्क है। हमारी फौज, हमारी अर्थव्यवस्था, हम लोग पूरी तरह जानते हैं। और मेरा अपना अनुमान है, ये पार्टी की प्रवक्ता के लिए बोल रहा मैं, क्योंकि डिफेंस एनालिसिस में काफी करता हूं, स्ट्रेटेजिक मसले में मैंने एमफिल करा हुआ है। मेरा ये मानना है कि चाइना और भारत का जो सारा मसला है, ये आने वाले 30 साल चलने वाला है। जब तक हमारी अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत नहीं हो जाएगी कि जो चीन को टक्कर दे, और हमारा डिफेंस बजट जो है $600 बिलियन का नहीं हो जाएगा, ये सब 30 साल नहीं, मैं अर्थव्यवस्था वाले सवाल पर बड़ा अहम सवाल की ओर इशारा किया है जनरल दयाल ने, और मैं आपसे उसके बारे में बात करना चाहूंगा। पर अलका लांबा, जो सवाल ये होता था कि भाई चीन को जवाब नहीं दिया जाता, ब्लैक टॉप से खदेड़ दिया ना, तो हमारे सैनिकों को सलाम करेंगी ना? चीन को जवाब दिया जा रहा है, आप कहते हैं जवाब नहीं दिया जाता। संदीप, कौन है जो ऐसा दुस्साहस कर सकता है कि सेना को सलाम ना करे? आपने भी बहुत, मैं माफी चाहूंगी, आपको भी सफाई देनी पड़ी कि हम सवाल उठा रहे हैं, पर सेना का सम्मान है, सेना के शौर्य वीरता पर हमें ये बार बार हमें क्यों दोहराना पड़ता है? क्या मजबूरी है हम लोगों को? किसको साबित करना है? पर मैं आपको सब कहती हूँ, साफ बात कह रही हूँ। आपका जो आज शीर्षक है वो ये है कि वो फो है या फ्रेंड है, यानी कि दुश्मन है या दोस्त है चीन हमारा। मैं आपको साफ कह देती हूँ, चीन वो आग है जिसके बहुत करीब जाएंगे तो जल जाएंगे, और बहुत दूर भी चले जाएंगे तो वो सेक नहीं ले पाएंगे, क्योंकि बहुत से और रिश्ते हैं, व्यापारिक रिश्ते हैं और बहुत सी चीजें हैं। बैलेंस, एक्ट ऑफ बैलेंस। आप लद्दाख में जो कुछ भी हो रहा है उसे एक्ट ऑफ गॉड कहकर अपना पल्ला नहीं छुड़ा सकते। ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं, या एक्ट ऑफ बैलेंस।
एक्ट ऑफ बैलेंस होना चाहिए, जो 45 सालों में नहीं हुआ वो अब हो रहा है, क्योंकि कांग्रेस के शासनकाल में 45 साल के बाद 1962 के बाद ये हालात बने। ये मैं नहीं कह रही, विदेश मंत्री एस जयशंकर जी कहते हैं कि हमारी बातचीत चल रही है और चीन फिर भी अपनी सेना को वहां पर क्यों जो है वो संख्या बढ़ा रही है, मेरी समझ से परे। ये विदेश मंत्री ने कहा उनकी समझ से परे है कि वो क्यों ऐसा कर रहे हैं। हवन कराने के लिए तो नहीं भेज रहे, क्या नहीं समझ आ रहा था आपको, क्यों कार्रवाई नहीं की? और तुरंत जब ये वारदात हुई 29 और 30 अगस्त को, तो रक्षा मंत्रालय के हम लोग उसके ट्विटर हैंडल पे गए, क्योंकि मीडिया क्या बोल रहा है हम यकीन नहीं करते, कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है, रक्षा विशेषज्ञ भी कुछ कहते हैं, तो सही बात कौन बताएगा देश को? देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी उनके ट्विटर हैंडल पर गए। आप यकीन नहीं करेंगे 28 अगस्त को वो भाजपा के लखनऊ के कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे, 29-30 को सरहद पर ये दोबारा हिम्मत चीन कर देता है, और 31 तारीख को फिर देखा तो राजनाथ सिंह जी देश के रक्षा मंत्री अपने भाजपा के कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। अब आप समझ सकते हैं अगर वो जेपी नड्डा जी कर रहे होते, भाजपा के अध्यक्ष हैं, आप करिए, आपसे कोई हमें सवाल नहीं पूछ रहे हैं, लेकिन देश के रक्षा मंत्री जब अपनी सबसे तो आप सीधा सवाल उठा रहे हैं कि सरकार गंभीर नहीं है इस मसले पर? बिल्कुल गंभीर नहीं है। आपसे मैं पूछना चाहती हूँ, वार्ता कामयाब हुई या फेल हुई? ये इस बार 29-30 को जो हुआ है उस पर साफ दिख गया कि वार्ता कामयाब। राजनीतिक स्तर पर कह रही हूँ, सैन्य स्तर पर जो कार्रवाई सरहद पर हो रही है उसे हम सल्यूट और सलाम करते हैं। अपनी शहादत दी 20 लोगों ने, 20 जवानों ने हमारे, उसे हम भूल नहीं सकते हैं जून के महीने में। लेकिन राजनीतिक स्तर पर चल क्या रहा है, हो क्या रहा है, देश को कौन बताएगा? प्रधानमंत्री जी ने कह दिया वो हमारी सरहद में ना कोई घुसा था ना घुसा हुआ है। हम अपनी सरहद की सीमा के अंदर की बात नहीं कर रहे हैं, हमें सबको पता, हम LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की जो वास्तविक नियंत्रण रेखा है उसी की तो बात कर रहे हैं। और हम नहीं कह रहे, द हिंदू में इंटेलिजेंस की जो खबर छपी है 1000 स्क्वायर किलोमीटर तक LAC में चीन ने कब्जा कर दिया। डेप्संग में 15 से 18 किलोमीटर LAC में अंदर आ चुका है। आपके पैंगोंग तसो लेक में 8 किलोमीटर अंदर आ चुका है। गलवान वैली में 1 किलोमीटर अंदर आ चुका है। हॉट स्प्रिंग में 2 से 3 किलोमीटर। मैं नहीं कह रही, अजय शुक्ला रक्षा विशेषज्ञ हैं, द हिंदू में इंटेलिजेंस की ये खबर छपी है। आप इसको कहते हैं ना कोई घुसा था ना कोई घुसा हुआ है। आपने सही कहा। नरेंद्र तनेजा 29-30 को 29-30 को ये हमला दोबारा होता है, घुसपैठ करने की कोशिश होती है। और मन की बात में ना GDP देश की अर्थव्यवस्था की बात होती है, ना कोरोना महामारी के दौरान की बात होती है, और ना ही चीन की हकीकत देश के प्रधानमंत्री का जिक्र करते हैं। नरेंद्र तनेजा रिस्पॉन्ड कीजिए। ठीक है नरेंद्र तनेजा रिस्पॉन्ड कीजिए। क्या आपके लिए प्राथमिकता क्या मुद्दे हैं या गंभीर कितने हैं? नरेंद्र तनेजा स्क्रीन बताइए, देश को वार्ता फेल हो रही है। और मैं संदीप जी, कांग्रेस की माननीय प्रवक्ता ने यह कहा कि हमने ये कहा है लद्दाख के मुस्लिम वो एक्ट ऑफ गॉड है। मैं उनको पूरी नम्रता के साथ चुनौती देता हूं, नहीं है वो उस बारे में कहा ही नहीं गया। वो GST काउंसिल के बाद कहा गया। या तो वो ये दिखा दें या फिर ये कहें कि वो उन्होंने जो है ये गलती से उनसे निकल गया, क्योंकि ऐसा किसी ने, ये कोरोना वायरस के लिए कहा गया है एन एक्ट ऑफ गॉड, उसके लिए कभी नहीं कहा गया। कौन सी अखबार पढ़ रही है मुझे नहीं, ठीक बात है। कहां ये जानकारी हुई? तो ये इस तरह की बातें नहीं कहनी चाहिए। जिस विषय की जानकारी ना हो उस पर ना ही बोला जाए तो वो बेहतर होता है। दूसरी बात, इन्होंने कहा रक्षा मंत्री वहां क्यों जा रहे हैं, बीजेपी की मीटिंग क्यों एड्रेस कर रहे हैं? अरे भाई, रक्षा मंत्री अपना काम कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, वो भी क्या कर रहे हैं? आपको क्या दिखाई? ये दिखाने के लिए दिखा दे चाइना को रक्षा मंत्री ऑफिस के बाहर ही नहीं निकलते, क्योंकि आपने ये कर रखा है। कूटनीति की ये भी भाषा होती है, ये दिखाना कि सब कुछ नॉर्मल है, आप जो कर रहे हैं आपको हमारी फौजें जवाब देंगी, ये कूटनीति की भाषा होती है। अपनी पार्टी में लुका जी जाकर के मनीष तिवारी जी, आनंद शर्मा जी से पूछिए, वो कूटनीति जानती हैं। आपने जितने वक्तव्य दिए सबको वो खारिज करेंगे, अगर उन्होंने सुन लिया तो आप बगुला हो जाएंगे। तीसरी बात, आपने ये कहा कि अजय शुक्ला ने ये लिख दिया, वो तो कांग्रेस की तरफ से बोलते हैं, कांग्रेस के अनऑफिशियल प्रवक्ता है, तो उनकी क्या बात की मायने क्या रखती है? मतलब कोई एक्सपर्ट है तो आजकल एक्सपर्ट्स दो खांचों में बांट दिए गए हैं, बीजेपी के एक्सपर्ट्स और कांग्रेस के एक्सपर्ट्स हैं। आप ये कह रहे हैं, बोलिए जिसके बारे में जानकारी नहीं नरेंद्र तनेजा, क्या आप ये कह रहे हैं कोई एक्सपर्ट बाकायदा रिसर्च बेस्ड सैटेलाइट बेस्ड जानकारी कहता है तो उसको भाई ये तो कांग्रेस का पिट्ठू है तो उसको खारिज कर दिया जाए? मतलब हम इस लेवल पे आ गए हैं। मैं जवाब दे दूं। संदीप जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। पहली बात तो मैंने पिट्ठू शब्द का प्रयोग नहीं करा, इस तरह के मैंने नहीं कहा। बात वही निकली ना, अरे वो तो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। बात वही निकली, वो एक्सपर्ट हैं, वो भी फौज में कर्नल की पोस्ट से रिटायर हुए।
संदीप जी सुन लीजिए प्रश्न इस बात का होता है, अगर जो है वो कहीं किस सैटेलाइट की बात कर रहे हैं, क्या हमारे अपने पास सैटेलाइट नहीं है क्या, या हमारे मित्र देशों के पास सैटेलाइट नहीं है? हम उस जानकारी से जाएंगे जो हमारे सैटेलाइट है, उसके हिसाब से रणनीति बनाएंगे। वो अगर अपने को पत्रकार कहते हैं और उनका कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं बात है, वो मान सकते हैं इस बात को, पर हम नहीं मानते हैं, उसमें क्या बुराई है? जरूरी है मैं उनकी बात से सहमत हूं और हम जानते हैं नहीं, आप सहमति जता दीजिए। आजकल क्या हो गया है, हर कोई या तो गोदी मीडिया है या दूसरे किस्म का मीडिया है, या तो बीजेपी सिंपैथाइजर हैं या कांग्रेस सिंपैथाइजर हैं। ये थोड़ा मेरी समझ से परे हो जाता है। सवाल पूछे जा रहे हैं, सवाल का जवाब दिया जाए। अगर वो आर्टिकल है आपको लगता है बिल्कुल गलत जानकारी दी जा रही है तो खारिज किया जाए, और ये तो देशद्रोह की बात हो जाएगी। कोई कह रहा है कि जी इतना अंदर कोई घुस गया तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। नहीं संदीप जी सुनिए नहीं देखिए एक बात सुनिए, अगर कोई पत्रकार के नाम पहन करके आके लेख लिख रहा है, कार्रवाई कैसे कर सकते हैं आप? है ना, वो लिख रहे हैं, उनकी अपनी जानकारी, एक अखबार छाप रहा है, आप बोलिए तो स्ट्रेटेजिक इश्यूज पर आप भी पत्रकार रहे हैं, डायरेक्टिव्स होते हैं ना कि आप ये चीजें, आप लाइव तस्वीरें नहीं दिखाएंगे, आप अपने फोर्सेस की मूवमेंट के बारे में जानकारी नहीं देंगे, वो तो नॉर्म्स होते हैं ना। अगर उन पर कोई उनसे आगे जाता है, उनको दरकिनार करता है, कार्रवाई कीजिए। ये आरोप प्रत्यारोप में क्या किसी का भला होता है? खैर ये तो चलता रहेगा। लेकिन कर्नल दानवीर मुझे ये बताइए, चीन, हमने ब्लैक टॉप से उसको खदेड़ दिया, लेकिन जो मौजूदगी लगातार वो दर्ज करा रहा है, और अब सिर्फ पूर्वी तिब्बत की बात नहीं है, सिक्किम में भी, डोकलाम में, नाकुला में देखा जाए, अरुणाचल प्रदेश में भी, उत्तराखंड में भी अब बहुत जगह मिसाइलें तैनात करने लगा है। तो सिर्फ एक जगह खदेड़ देने को क्या हम ये माने कि हमने चीन को जवाब दे दिया, या ये एक लंबी लड़ाई है और हमें इसके लिए और तैयारियां करनी होंगी? ये दिस इज नॉट गोइंग अवे इन अ हरी। देखिए संदीप जी, इसको इतना सिंपल 2 और इस तरीके के इक्वेशंस में नहीं डालना चाहिए। नहीं, और मैं एक मिनट आप बोले उससे पहले 1 मिनट दानवीर, क्योंकि सब चैनलों की एक दिक्कत हो गई है, हम इतना सरलीकरण कर देते हैं कि देखिए चीन खदेड़ दिया, चीन को दिया माकूल जवाब, बात खत्म हो गई। ये इतना सरल नहीं है। अब समझाइए जरा, कैसे सरल नहीं है? हाँ, ये देखिए, ऐसा है कि शुरुआत में हम सरप्राइज हो गए। हमारी सेना के जो मैं तो बड़े खुल के इस बात को बात करता हूं कि जो हमारे जो अधिकारी थे वो कहीं चूक गए और हमें चाइना ने सरप्राइज कर दिया। चाइना ने जब हमें सरप्राइज कर दिया, हमारे काफी सारे इलाकों में उन्होंने दबाव बना दिया। देप्सांग और फिंगर 4 का इलाका हम सबको अच्छी तरह मालूम है, वहां पे चाइना की मौजूदगी है। अब जब नेगोशिएटिंग टेबल पे पहुंचे तो टेबल भी उसकी थी, नेगोशिएशन भी उसका था, हमारे पास कुछ नहीं था, और 6 वार्ताएं जो है विफल रही। जो 29 और 30 की रात को जो कार्रवाई हुई है, हमने चाइना को खदेड़ा नहीं है, ये तो मीडिया के अंदर जिस तरीके से चीज को डाला गया है, बट जो ग्राउंड की जो कहानी जो हमें जो पता लगी है और जो हम जानते हैं, वो हमने उसको प्रीएम्प्ट किया है, और हमने उन इलाकों में जाकर हम जाके अपनी पोस्टें बना ली हैं, अपनी लोकेशन पोजीशंस बना ली हैं, और चाइना के पूरे स्पैंगूर वैली को हम डोमिनेट कर रहे हैं। फौजी भाषा में बात करें तो फायर एंड ऑब्जर्वेशन से अब हम पूरे उस 250 किलोमीटर के इलाके को डोमिनेट कर रहे हैं। तो अब जब नेगोशिएशन होगा तो टेबल पे जब हम बैठेंगे तो हमारे पास गिव एंड टेक के लिए कुछ है। ये तो रही बात एक, लेकिन ये कहना कि हमने उनको चाइना को खदेड़ दिया है, ये हमारी बहुत बड़ी भूल होगी। मतलब आप ये कह रहे हैं कि वहां पर चीनी सैनिक वो कैमरा या उपकरण वगैरह लगाने की फिराक में थे, हमने लगाने नहीं दिए, आप ये कह रहे हैं? ये जो भी कह रहा है वो उसकी जानकारी होगी। जो आप मेरे से सवाल पूछ रहे हैं, मैं अपनी जानकारी से बता रहा हूं कि वहां पर हमने प्रीएम्प्ट किया है, जो पासेस हैं ब्लैक टॉप और रजांगला की पहाड़ी पर वो ऑक्यूपाई करे हैं, एग्रेसिव ऑफेंसिव डिफेंस की कार्रवाई करी है, और हम वहां पे बैठे हैं। अब वो इलाका इतना बड़ा है संदीप, इतना बड़ा है कि अब हम ये सोचे कि चाइना क्विड प्रो को की कार्रवाई नहीं करेगा, ये हमारी गलतफहमी होगी। अभी हो सकता है कि चाइना भी कोई और नए इलाके में अंदर आके बैठ जाए। तो अभी इस प्रकार की कार्रवाइयां, जिसको हम जॉसलिंग बोलेंगे, कि वो एक जगह पे घुसा, हम दूसरी जगह पे घुस गए, फिर वो तीसरी जगह पे घुसा, और फिर हम कहीं और घुस गए, तो ये चलेगा। लड़ाई बिल्कुल हमारे बीच में नहीं होगी, गोलीबारी नहीं होगी। उसका कारण ये है कि
चाइना अगर हिंदुस्तान के साथ में लड़ाई लड़ता है, हिंदुस्तान का तो सत्यानाश हो ही जाएगा, लेकिन चाइना जिस उम्मीद से और जहां पे नजरें टिकाए हुए है, फिर वो सपना उसका अधूरा हो जाएगा, टूट जाएगा। चाइना भी मतलब अभी ये तकरार जारी रहनी है, अभी ये तकरार जारी रहनी है, जल्दी इसका समाधान निकलना नामुमकिन है। तो ऐसे में नरेंद्र तनेजा, जो जनरल दयाल ने एक अहम सवाल उठाया था, अभी मैं आगे इलाज पर जाता हूं, वो इलाज कैसे होगा, लेकिन दरअसल और इस ओर अभी कर्नल दानवीर ने भी इशारा किया, संकट काल है, संक्रमण काल, ये कोरोना काल है। और कल हमारे आंकड़े आए हैं जीडीपी के 23.9% का गोता हमने खाया है। चीन जबकि प्लस में है, उसकी विकास दर प्लस में है। तो जो जनरल दयाल कह रहे थे चीन थोड़ा उबर गया है, चीन हमें या हमारी अर्थव्यवस्था को और दबाव में लाने के लिए क्या ये हरकतें कर रहा है? क्योंकि आप देखिए बाजार जीडीपी के आंकड़ों पर नहीं गिरता है, पर चीन से तकरार हुई तो बाजार धड़ाम गिरा था। ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं। नहीं संदीप जी, देखिए ये बात तो स्पष्ट हो चुकी है कि चीन जो है भारत के ऊपर चौतरफा तरीके से अटैक कर रहा है, अर्थव्यवस्था पे भी कर रहा है, आपने देख ही लिया, फौजी रूप से भी कर रहा है। हमारे जो कुल मिलाकर के जो हमारे पड़ोसी देश हैं, वो देश जो हमारे लिए अहम है, वहां भी जाकर के हमारे खिलाफ काम कर रहा है, तो वो कर रहा है। और ये कोई नई चीज नहीं है। जब उसने पूरा अक्षय चीन 59 में ले लिया, तभी से शुरुआत हो गई थी। जिसमें पंडित नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे, पूरा अक्षय चीन हमको पता ही नहीं लगा था। नेहरू जी ने कहा था वहां तो घास भी नहीं उगती, क्या फर्क पड़ता है ना, वो छोड़ी उन बातों को। प्रश्न इस बात का, आज चाइना जो करने का प्रयास है और इसका जो सोल्यूशन है, जो जवाब है, विदेश मंत्री ने भी वक्तव्य दिया कि इक्विलिब्रियम लाना पड़ेगा हमको। और इक्विलिब्रियम जो है ये ओवरनाइट हो जाएगा, ये नहीं हो पाएगा। नहीं, मैं इंटरनेशनल पॉलिटी में भी, क्योंकि आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं इंटरनेशनल पॉलिटी के और बिजनेस के, देखिए चीन से तकरार होता है। जैसे बाजार क्यों गिरा, बाजार में बहुत सारे विदेशी संस्थागत निवेशक भी पैसा लगाते हैं, हमारे यहाँ DIIs भी लगाते हैं। चीन से तकरार बना रहता है। आज की तारीख में हमें निवेश की जरूरत है, हम एक मैन्युफैक्चरिंग हब, एक ऑल्टरनेट बन सकते हैं चीन के मुकाबले। ये तकरार बना रहेगा, भारत में वो पैसा, वो निवेश, वो भरोसा हो पाएगा क्या? आप क्योंकि इंटरनेशनल कम्युनिटी को, बिजनेस को मुझसे बेहतर समझते हैं, मैं ये सवाल। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, मुझे खुशी है आपने ये प्रश्न किया। दरअसल हो ये रहा है कि पूरी दुनिया में चाइना को लेकर नाराजगी है, खासतौर से कोरोना वायरस को। एशिया के अंदर देखिए, जापान को देखिए, कोरिया देख लीजिए, इंडोनेशिया देख लीजिए, खुद सिंगापुर जहां पे चीनी बाहुल्य पॉपुलेशन है उसको ले लीजिए, वियतनाम ले लीजिए, अमेरिका ले लीजिए, वेस्टर्न यूरोप ले लीजिए, काफी हद तक रशिया को ले लीजिए, नाराजगी आ चुकी है। तो इन्वेस्टमेंट जो चाइना से हटेगा या जो चाइना नहीं जाना चाहता, वो वियतनाम में आएगा, भारत में आएगा, इंडोनेशिया में जाएगा, अभी अफ्रीका तो नहीं, उसमें भी एक चीज, मैं करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, 78 जो कंपनियां, बड़ी कंपनियां चीन से निकल रही थी, उसका एक डेटा आया, तो आपने वियतनाम का, बांग्लादेश, वो उनकी प्रेफर्ड डेस्टिनेशन है। मेक्सिको, इंडिया में आने के लिए सिर्फ 1 या 2 कंपनी तैयार थी। मैं आपको बताऊं कि उसकी बहुत अच्छा प्रश्न है। उसमें जो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर है, वो लोग वियतनाम और बांग्लादेश को प्रेफर कर रहे हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग, आउट एंड आउट मैन्युफैक्चरिंग, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, IT सर्विसेज है, हाईटेक है, फार्मास्यूटिकल है, इस तरह की जो कंपनियां वो भारत में आना पसंद कर रही हैं, क्योंकि हमारी मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेंथ नहीं मानी जाती, माना जाता है हम नेक्स्ट स्टेज में जा चुके हैं ऑलरेडी, इसलिए ऐसी कंपनियां यहां ज्यादा आ रही हैं। और यही आपने नतीजा देखा है। लेकिन ये मान लेना कि ऐसा नहीं है कि चीन से ओवरनाइट सब कुछ हट जाएगा, लेकिन ये जो आपकी शंका थी कि क्योंकि अब चीन ये कर रहा है, चीन, ये भी चीन का एक एजेंडा हो सकता है, बिल्कुल, ऐसा माहौल, और ये हमें समझना होगा। स्टेबिलिटी नहीं है। हाँ, मैं इसीलिए चर्चा में हर पहलू को लेकर आता हूं। अलका, इतना सरल नहीं है। ये नहीं है कि यहां पर जमीन के कब्जे की लड़ाई हो रही है, इसमें सामरिक विषय हैं, पहलू हैं, इसमें सैन्य पहलू हैं, राजनीतिक पहलू हैं और इसमें आर्थिक पहलू हैं। ये इतना सरल नहीं है जी हमने उनको बाहर निकाल दिया और बात खत्म हो गई। मैं इसीलिए संदीप जी कह रही हूँ, ये लड़ाई सिर्फ सरहद पर नहीं लड़ी जा रही हो। अगर सरहद पर ही लड़ी जा रही होती तो आप और मुझे चिंता करने की जरूरत ही नहीं थी, जवान पूरा मुस्तैद है। लेकिन ये लड़ाई बहुत से फ्रंट पर लड़ी जा रही है। इन्होंने कहा चीन के प्रति पूरे विश्व में एक गुस्से का माहौल है। मानती हूँ आप उसी से खुश होकर बैठ गए हैं, फायदा नहीं उठा रहे आप। आपने सही कहा, ये जीडीपी के जो आंकड़े आए ना आपकी मैन्युफैक्चरिंग और आपके जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर, आपने लाभ नहीं उठाया। ये इंडोनेशिया, श्रीलंका, बांग्लादेश
हमसे बेहतर कर गया। ये सारा व्यापार जो चीन का अमेरिका से दूसरे देशों से बाहर हुआ था वो वहां चला गया, आपके हाथ में कुछ नहीं लगा, आप सिर्फ इसी में खुश रहे। और आपने कहा कूटनीति के तहत हम चीन का नाम नहीं ले रहे, ये डिप्लोमेटिक एक अंडरस्टैंडिंग है। समझ लिया जाता है कि अगर प्रधानमंत्री जी विस्तारवादी देश की बात कर रहे हैं तो वो चीन की बात कर रहे हैं, लेकिन ये कूटनीति पाकिस्तान पे आकर आपकी खत्म क्यों हो जाती है? आप तो हर चुनाव में पाकिस्तान को ललकारते हैं, नाम लेकर ललकारते हैं, उनके हरे रंग के पहनावे का जिक्र करके ललकारते हैं, तो चीन के पर आकर आपकी कूटनीति का ये बहाना गले से उतरता नहीं है। मैं इसलिए आपसे कह रही हूं, हमारी अर्थव्यवस्था जीडीपी ने साबित कर दिया है कि चीन अगर आपको सरहदी नहीं दूसरे मोर्चों पे भी मार रहा है तो आपके पास कोई रणनीति नहीं है उससे बाहर आने की। आज रशिया के अंदर चीन का जो आपने बताया है एससीओ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो मीटिंग हो रहा है, इसमें राजनाथ सिंह जी जा रहे हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि रशिया और चाइना से खुश नहीं है? रशिया चाइना की मदद, अभी आपने जितने जहाज खरीदे हैं ना, जितना आपका भारत का हमारा बजट है उससे 4 गुना बजट जो है वो चाइना का है रक्षा बजट, और रशिया से लगातार वो हथियार खरीद रहा है, वो बहुत खुश है। लेकिन समय की बात है कि कौन किसके साथ खड़ा होता है, इसलिए किसी और से उम्मीद करके मुझे लगता है हम अपने आप को धोखे में रखेंगे कि समय आने पर अमेरिका किसके साथ खड़ा है, चाइना किसके साथ खड़ा है, रशिया किसके साथ खड़ा है। आपको अपने बलबूते पर अपनी कूटनीति, रशिया एक्सपर्ट है हमारे साथ, एक मिनट समय आएगा तो चीन और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना होगा, तो भारत की सेना और सरकार दोनों मिलकर देंगी। हमारे पास रशिया एक्सपर्ट हैं जनरल दयाल एससीओ की बैठक में कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जा रहे हैं। हमने पहले भी चर्चा में ये कहा था, हमारा सबसे भरोसेमंद एलाय दोस्त अंतर्राष्ट्रीय पटल पर रूस है, पर रूस पिछले कुछ दिनों में या पिछले कुछ सालों में मैं कहूंगा उसका रुख चीन को लेकर भी बड़ा दोस्ताना है, उनके व्यापारिक संबंध हैं, रक्षा सौदे दनादन हुए जा रहे हैं। तो ये कल जो बैठक होने वाली है ये कितनी अहम आप मानते हैं? इससे कुछ सॉल्यूशन हल निकलता दिख सकता है आपको? वहां पर बातचीत होगी? देखिए संदीप, जहां तक रशिया की बात है, जब रशिया पर अमेरिका ने और ईयू ने बहुत कड़े सैंक्शंस लगाए तो रशिया की मदद में उस टाइम पे सिर्फ चाइना आया है। तो आप रशिया को ब्लेम नहीं कर सकते। रशिया के ऊपर बहुत हार्श सैंक्शंस थे ईयू के और पूरे अमेरिका के, और उस टाइम पर वो उसके साथ खड़ा रहा है और उसने किसी उन सैंक्शंस की कोई परवाह नहीं की है। हम भी साथ खड़े रहे, लेकिन जरूर रशिया का, लेकिन पुतिन भारत का एक बहुत गहरा दोस्त है, मत भूलो। पुतिन ने ही 2001 में दोबारा से स्ट्रैटेजिक अलायंस को दोबारा से जिंदा किया था, जो हमारी स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप थी जो इंदिरा गांधी और ब्रेजनेव के टाइम साइन हुई थी। उसने पुतिन ऐसी गलती नहीं करेगा कि अगर लड़ाई होती है तो वो चाइना की कोई मदद करे। भारत के साथ चाइना पॉपुलेशन है, रशियन पॉपुलेशन है, तो उस मुद्दे को नहीं, इक्विडिस्टेंस तो नहीं हो जाएगा। मेरा सवाल बिल्कुल सीधा है, इक्विडिस्टेंस तो नहीं हो जाएगा। डिस्टेंस मेंटेन रखेगा, बैलेंस मेंटेन रखेगा, लेकिन अगर यूएन में आपको सपोर्ट देगी, लड़ाई में कोई आपका मदद के लिए नहीं आएगा। यूएन में अगर कहीं भी इंटरनेशनल बॉडीज पे सपोर्ट होगी, देगा, जो आप हथियार खरीदोगे देगा, स्पीड से देगा, और जैसे इमरजेंसी में कारगिल के टाइम दिया था ऐसे ही देगा। इसमें कोई शक की बात नहीं, मैं बिल्कुल इसमें स्पष्ट हूं। रशियन पीपल आर वेरी इंडियन फ्रेंडली। मैं एक छोटी 2-3 चीजें जरूरी कहना चाहता हूं, बिल्कुल कर गया हूं। देखिए, सबसे पहली बात तो यह, आपने जो मुद्दा पूछा था कि चाइना भारत का दुश्मन है या भारत का टेम्परेरी फ्रेंड है, चाइनीज पीपल्स आर्मी, चाइनीज गवर्नमेंट के लिए, चाइनीज डिप्लोमेट्स के लिए भारत उनका सबसे बड़ा और अकेला दुश्मन है। भारत के लिए भारत की सेना की दाद दो ये देश जो इसको बचा के रखा, जो कहता है चीन हमारा दुश्मन है, हम कहते हैं। लेकिन 1993 के बाद हमारी पॉलिटी और जो हमारी डिप्लोमेसी है वो ड्यूल है, डबल है। वो ये कहते हैं वो स्ट्रेटेजिक है, ये नॉनसेंस। वो एक सिंगल पॉइंट से लेके चली हुई है। और देखिए, आज हम लड़ाई के दौर पे हैं। चाइनीज जो एम्बेसी है उसका दिल्ली के अंदर बिजनेस एज यूजुअल है, उसको किसी ने बाइकआउट नहीं किया, उसका बहिष्कार नहीं किया, उसके डिप्लोमेट्स को वार्निंग नहीं दी, उसके एम्बेसडर को बुला के एक पेंट नहीं उतारी उसकी। हम नहीं करते भाई, ना उन्होंने की है। हमारी पॉलिटी क्यों नहीं 1993 से क्यों नहीं विड्रॉ कर दे? आप क्यों नहीं विड्रॉ कर रहे उस ट्रीटी से, उस एग्रीमेंट से? और भारतीय सेना को बोलिए अगर 1 इंच अंदर आता तो ठोक दो,
मैं कहता हूं चाइनीज कभी भी एक कदम ले नहीं सकता। ये 93 की ट्रीटी में, बातचीत की ट्रीटी में वो ऐसे बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और ये देश नहीं समझ पा रहा है। मैं बिल्कुल स्पष्ट हूं इस मामले में। क्यों नहीं पार्लियामेंट स्पोकन लाइक अ ट्रू सोल्जर, आप अपनी बात खुलकर कह रहे हैं। मेरी बात सुनिए, सारी दुनिया वेबिनार हो रही है, इस देश की पार्लियामेंट ने क्यों नहीं वेबिनार किया? हमारी देश की सबसे बड़ी संस्था है, हमारी देश की सबसे बड़ी आस्था है, हमारे देश का सब कुछ है, हमारी देश दुनिया भर के लोग क्रिटिसाइज करते हैं। ये पिछले 4 महीने से तमाशा देख रहे हैं, इन्होंने वेबिनार क्यों नहीं किया? क्यों नहीं कंडम किया? कंडम द एग्रेशन बाय चाइना ऑन द LAC एंड क्रिटिसाइज चाइना वोकली एंड पास ए रेजोल्यूशन एंड कॉल बैक द 1993 ट्रीटी को कैंसिल कर दो, ताकि भारतीय सेना से वो डरे। देखिए, जब ये बहुत एक अच्छी कार्रवाई की है, लेकिन मैं बिल्कुल मानता हूं इस पे ताली बजाने की, इस पे खुश होकर बैठने की जरूरत नहीं है। ये विंडो है, कार्रवाई जारी रखिए, प्रोएक्टिव कार्रवाई जारी रखिए। मैं यहां वाद विवाद नहीं कर रहा। नहीं, बहुत वैलिड पॉइंट है आपका, एंड वी रिस्पेक्ट यू फॉर योर कमेंट्स। एक मिनट सर, जनरल सिवाच स्क्रीन पर। जनरल सिवाच, देखिए, परसों भी जब हमने कार्यक्रम किया, इलाज क्या है? देखिए, ये कह देना हमने दांत खट्टे कर दिए, ब्लैक टॉप से भेज दिया, खदेड़ दिया, ये छोटे मोटे स्कर्मिशेस हैं, ये बैटल्स हैं, ये वॉर नहीं जीता है हमने, और चीन वहां डटा हुआ है। तो उसका इलाज क्या है? वो हमारे इलाके में घुसता रहेगा और हम बचाते रहेंगे और उसको खदेड़ते रहेंगे। हम कॉस्ट क्यों नहीं इंपोज करते? ये मैंने उस दिन भी पूछा, मैं आज पूछ रहा हूं। फौजी इलाज है, राजनीतिक इलाज है, क्या इलाज है चीन का? बिल्कुल संदीप, मैं बताता हूं। इससे पहले अगर आप मेरे को इजाजत दे तो मैं एक बार रशिया के बारे में बताना चाहूंगा। जो प्रकार से बता रहे थे जनरल दयाल भी कि भाई देखो, अगर भारत और रशिया के जो रिलेशन है, एक बहुत ही रियलिस्टिक रिलेशन है। आज की तारीख में भारत अभी भी 70% के करीब जो हथियार वहां से खरीदता है। याद रखो, सैंक्शन के बावजूद भी भारत ने S-400 खरीदा है, जो कि काटसा लगना है, काउंटरिंग अमेरिका इंटरेस्ट थ्रू स्टैट्यूटरी एक्ट। उसके बावजूद भी भारत ने उससे S-400 $23 बिलियन का खरीदा है। तो इसमें कोई शक नहीं, भारत और रूस के जो रिलेशन है वो एक प्रकार से आप कहोगे बिजनेस लाइक रिलेशन है। तो और ज्यादा आगे नहीं आएगा। अगर आपको हथियार की जरूरत है, आपको ऑयल की जरूरत है, वो आपकी मदद करेगा, क्योंकि उसके चीन के साथ भी बहुत अच्छे रिलेशन है। वो चीन की इकोनॉमी पे बड़ा डिपेंडेंट है। तो एक प्रकार से मैं ये कहूंगा कि रशिया का एक न्यूट्रल स्टांस होगा अगर लड़ाई होती है। अगर अभी आपने जो क्वेश्चन पूछा नेक्स्ट कि भाई अभी हमारे पास क्या है, व्हाट इज द वे हेड, मैं ये कहूंगा कि देखो, चीन के साथ लंबी लड़ाई है, इसका कोई जल्दी सोल्यूशन निकलने वाला नहीं है। अगर हमने चीन के साथ बातचीत करनी है तो हम भी उतने ताकतवर होंगे, तभी वो बातचीत करेगा। जो ये एक्शन 29-30 अगस्त को किया, ये मेरा लगता है स्टेप इन राइट डायरेक्शन है। इसके कारण भारत की जो छवि बढ़ेगी, अब एक प्रकार चीन भी डिफेंसिव हो जाएगा। अगर आपको कल टेबल पे बैठना है तो कुछ देना है, कुछ लेना है। अभी तक तो हमें कॉस्ट इंपोज नहीं करनी होगी क्या? ये देने लेने से कॉस्ट इंपोज क्यों नहीं करता भारत? पड़ेगी, वो तो चाहता है आप लंबे टाइम तक बैठे रहो। देखो, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, कॉस्ट इंपोज होगी। अभी देखो, इसका टाइम होता है, हर चीज का टाइम है। आप उसको डिप्लोमेसी को थोड़ा टाइम दो। आपने ये एक्शन किया 29-30 अगस्त को, चीन को सपने में भी नहीं सोच सकता था कि इसने कर लिया। और मैं ये कहता हूं कि लद्दाख में नहीं, सिक्किम के अंदर, अरुणाचल के अंदर और आपका उत्तराखंड, उसके 3488 किलोमीटर में कई इलाके हैं जहां पर भारत भी 23 जगह मोर्चा खोल रखा है। 23 जगह जनरल साहब करनी चाहिए, प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी फॉलो करो। नहीं, यही तो मेरा सवाल है। कर्नल दानवीर, एक मिनट सर। कर्नल दानवीर, देखिए, हम चीन पर कॉस्ट इंपोज नहीं करेंगे क्या? चीन करता रहे जो करना है, हम उस पर कॉस्ट इंपोज नहीं कर सकते? कॉस्ट इंपोज नहीं करेंगे तो क्या हम बस डिफेंसिव ही मोड में रहेंगे कंटिन्यूअसली? अब जनरल सिवाच कह रहे हैं कि डिप्लोमैट्स को काम करने दो। अरे 59 में जैसा कि नरेंद्र तनेजा ने कहा, अक्साई चिन्ह हथिया लिया, उसके बाद से वो हमारी जमीन हथियाता ही जा रहा है। तो हम कब तक इंतजार करेंगे? 93 से बातचीत चल रही है, जॉइंट वर्किंग ग्रुप चल रहा है। संदीप जी, मैं आपको याद दिलाऊंगा, अगर आप एक मिनट सर, सिर्फ कर्नल दानवीर स्क्रीन पर। हाँ, तो मैं आपके व्यूअर्स को याद दिलाऊंगा, 2010 और 2011 2 साल थे जिसके अंदर एक जगह है डैमचौक में मनरेगा की कैनाल बनाई गई थी और चाइनीज ने आपत्ति जताई और हमने को अपने डोजर भेजकर और वो
कैनाल जो है तोड़नी पड़ी। 2013 के अंदर वो देवसांग में घुसा था और हमारे विदेश मंत्री ने कहा था कि ये एक खूबसूरत महिला के गाल पर एक मुहासे जैसा है, कोई बात नहीं, ये सब सेट हो जाएगा। अभी सिचुएशन बिल्कुल बदली हुई है संदीप जी। वो बात आपकी बिल्कुल सही है कि चाइना बिल्कुल हमारे ऊपर हावी था, हमें उसने सरप्राइज कर दिया, लेकिन जब आज हम बैठ के बात कर रहे हैं तो आज जमीनी हालात बदली है। आज हम चाइना के अंदर बैठे हुए हैं, हम अगर ना बात करें तो चाइनीज बोल रहे हैं कि वो आप हमारे 4 किलोमीटर अंदर आके बैठ गए हैं। अगर आप उस एरिया को एनालिसिस करें, और मैं अजय शुक्ला जैसा कोई बड़ा ऐसे पत्रकार नहीं हूं और ना मेरे को कोई बड़ा कोई समाचार नहीं, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखिए ना। लेकिन अगर मैं उसका एनालिसिस करूं तो तकरीबन 250 से 300 किलोमीटर का इलाका हमारी निगाह, नजर और फायर के नीचे है। कई सारा किलोमीटर हमारे पैरों के नीचे है। तो अभी हमारी जो नेगोशिएटिंग पावर है बहुत स्ट्रांग है। एंड माइंड यू, जो ईस्टर्न सी बोर्ड और वेस्टर्न सी बोर्ड जो है आपका है बहुत ही एग्रेसिव पोस्चरिंग में है और उसीलिए चाइना बौखलाया हुआ है। आपकी जो वेस्टर्न सी बोर्ड के जो एलिमेंट्स हैं इंडियन ओशन को डोमिनेट कर रहे हैं और ईस्टर्न सी बोर्ड के एलिमेंट्स हैं स्टेट ऑफ मलक्का के ऊपर पॉइज्ड है, थ्रेटेन बीइंग है और साउथ चाइना सी के अंदर एग्रेसिव पेट्रोलिंग में इन्वॉल्व है। अब आप सोचिए कि किस तरीके की, किस लेवल की बातें हो रही हैं। तो ये लेवल जो हम बात कर रहे हैं, जो टेलीविजन की भाषा में कि खदेड़ दिया, मुंह तोड़ जवाब दे दिया, अब वो भाग गया, चीन की चालाकी और ये सब बेकार की जो सड़क छाप बातें हैं, हमें इन सब से बाहर निकल के और लंबी दूर की सोचनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, पक्का इलाज करना चाहिए। और ऐसे में जो मैं ये सवाल पूछ रहा हूं ना, कॉस्ट इंपोज करने की बात, नरेंद्र तनेजा, और फिर से मैं आपकी जो इकोनॉमिक समझ है उसका इस्तेमाल करना चाहूँगा। देखिए, हम अक्साई चिन्ह हमारा है, गृह मंत्री ने भी कहा, संसद में भी ये बात पास हो चुकी है, गिलगिट बाल्टिस्तान भी हमारा है। जो ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो बन रहा है, जो वहाँ हवाई अड्डा है स्कार्दू का गिलगिट बाल्टिस्तान में, वो चीन को ठेके पर पाकिस्तान दे रहा है, वहाँ पर एक बड़ा बांध जो बनाया जा रहा है, वो तो सारी हमारी ज़मीन है। अभी तो हम यहाँ पर लड़ रहे हैं जिसमें वो खूंटा गाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हम उन पर कॉस्ट इंपोज क्यों नहीं करते? उनके पेट में दर्द होता है, हम डीएसडीबीओ रोड बनाते हैं, वो बना रहे हैं सीपीईसी, हम खामोश क्यों बैठते हैं? ऐसा है संदीप जी, कॉस्ट इंपोज करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, आपने बताया ये भी कुछ तरीके हैं। लेकिन आज अगर चाइना का लेकर के जो उसका परसेप्शन जो है, जिसकी वो काफी हद तक जो है बुरी हालत हुई पड़ी है, क्या वो बिना हमारे योगदान के हो रहा है? क्या बिना हमारे कैंपेन चलाए हो रहा है? अच्छा, दूसरी आपने जो है एससीओ की बात करी, एससीओ का तो डीएनए चाइना है, शंघाई, नामी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, हम तो पहले उसके मेंबर भी नहीं थे। लेकिन आज जो है उनकी मजबूरी है, हम जा रहे हैं और हमारी उसके अंदर चलती है, और वहीं पे अंदर घुस करके उन्हीं के ऑर्गेनाइजेशन, डीएनए चाइना है, हम जाकर के उनको जो सुनाना है कूटनीति की सभ्य भाषा में उनको सुनाया जाएगा, और उससे उनको क्या नुकसान होगा वो भी आप समझ सकते हैं, वो भी कॉस्ट है। दूसरी बात, हमारे एक साथी ने बड़ी अच्छी बात करी, देखिए खाली जो आप लद्दाख की तरफ नजर गड़ाए बैठे हैं, हमारी नेवी जो मलक्का स्टेट है, जहां से चाइना का 80% इंटरनेशनल ट्रेड होता है और चाइना का 75% तेल आ जाता है, वहां पे हमने एक्सरसाइज करी है, वहां पे हम नजर गड़ाए बैठे हैं, वहां पे चीनी पनडुब्बियां भी घूम रही हैं, लेकिन वहां दबदबा भारत का है। चीन इस बात को जानता है कि अगर उसने कुछ हरकत वहां पे करी नहीं, दबदबा थोड़ा ज्यादा भारी शब्द नहीं हो जाएगा, जानता है। तो बहुत सारी चीजें हो रही है, कॉस्ट इंपोज कर, जरूरी नहीं हर चीज की आकर के टीवी पे चर्चा हो या उस पर वक्तव्य दिए जाए, लेकिन हमारी नेवी, हमारी एयरफोर्स, हमारी फौजें और साथ में कुल मिलाकर भारत की जो कुल मिलाकर कूटनीति, हम सारे बहुत ही सिंक्रोनाइज तरीके से काम कर रहे हैं और चाइना को ऑलरेडी कॉस्ट इंपोज की जा रही है, वो पे कर रहा है वो कॉस्ट। इसी का नतीजा है उनके जो स्टेटमेंट है, चाइनीज विदेश मंत्री का कल का वक्तव्य, ठीक है हम दबाव बना रहे हैं, लेकिन चाइना भी, देखिए चाइना ऐसा नहीं है कि चाइना भी बिल्कुल आराम से खाली बैठा है, हल्का लंबा, ये बात भी हमें समझनी होगी। और ये एक लंबी लड़ाई है, और ये दबाव, अगर आपने गर्दन दबाई है चीन की तो वो दबाए रखनी होगी, वरना वो निकल जाएगा। संदीप जी, रक्षा विशेषज्ञों को जब मैं सुन रही थी, 2 बातें आई हैं। नंबर 1, दुश्मन को कभी भी अंडर एस्टिमेट करने की गलती नहीं करनी चाहिए। नंबर 1, जो मुझे लगता है या तो टीवी चैनलों में इस तरह से हमें महसूस कराया जा रहा है ना, कि चाइना की तो औकात, हाँ, यहाँ पे हम बिल्कुल ऐसे कि चाइना को तो जब चाहे हम खदेड़ देंगे, मैं वही कह रही हूँ। तो दुश्मन को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। दूसरे जो देश है उन पे निर्भरता
आप धोखा खा सकते हैं। अभी दोनों रक्षा विशेषज्ञों को आपने सुना, एक ने कहा नहीं रशिया तो बहुत ही अच्छा है, बिल्कुल हमारे साथ खड़ा रहेगा, अगर टाइम आएगा चीन के साथ नहीं खड़ा होगा। और दूसरे रक्षा विशेषज्ञ ने आप ही की बात को दोहराया कि नहीं, आप उनसे जो है आपके व्यापारिक रिश्ते हो सकते हैं, जब तक आप उनसे तेल और हथियार खरीद रहे हैं उतना ही रिश्ता है। तो मुझे लगता है हम अमेरिका रशिया से उम्मीद ही क्यों कर रहे हैं, हम इतने सक्षम हो जाएं कि हमें किसी की जरूरत नहीं पड़े, तीसरा पक्ष तो हमें मंजूर ही नहीं, हम अपने दम पर इतने सक्षम हो कि मजबूरी उन सब की बन जाए हमसे बात करने की, बकायदा हम उनसे और यहाँ पर मेरी तो आपसे कांग्रेस और बीजेपी दोनों से गुजारिश है कि ये देश का मसला है, इसमें एक आम सहमति भी बन जाए। एक आम सहमति हमेशा रही है विदेश नीति को लेकर, रक्षा नीति को लेकर, आरोप प्रत्यारोप कम हो और सारे साथ मिलकर आए तो और बेहतर हो जाएगा। इसी उम्मीद के साथ, और ये फिर से दोहराते हुए, ये लंबी लड़ाई है, ये छोटे मोटे धक्का मुक्की का मामला नहीं है, इसके लिए भी हमें तैयार रहना होगा। और इस वक्त हमारी अर्थव्यवस्था एक मुश्किल दौर से भी गुजर रही है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।